क्रिटिक्स ऑफ क्रिएटिविटी के इस टॉक शो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ी हैं, और मैं अगर ये कहूं कि वो विद्रोह के रचनाकार हैं तो गलत नहीं होगा। और मैं ये अगर ये कहूं कि एक लाडनू जैसी जगह से जो भारत भर में अपना नाम लेकर पहुंच जाए और लोग जिन्हें राजू दान चारण की जगह राजेश विद्रोही के नाम से जानने लगे, और राजेश विद्रोही के साथ में जब विद्रोह जुड़ता है तो निसंदेह ये पता लगता है कि द्रोह, जैसे तुलसीदास जी ने कहा है कि द्रोह न मोहा, लेकिन यहां पर विद्रोह हो जाता है। जब द्रोह को आपको छोड़ना हो और विद्रोह में विजय का संकेत मिलता है कि आप द्रोह तो करें लेकिन द्रोह में विजय के संकेत हों। यहां पर जिसको उर्दू में बागी कहा गया है, लेकिन यहाँ बागी तेवर जो है वो विजय के द्रोह के साथ हैं। तो ये विद्रोही जी हैं जो विद्रोह के रचनाकार हैं, और विद्रोह उनके रक्त कणों में है। ये जहां होते हैं वहां से विद्रोह की शुरुआत होती है। और मैं अगर ये कहूं कि ये अपने जीवन के भीतर से एक पत्रकार भी निकालते हैं, और मैं बहुत समय तक इनके उस पत्र का साक्षी भी रहा हूं। वो पत्र मेरे तक भी पहुंचता रहा है, एक जो इन्होंने एक हाउस जर्नल निकाला था, जो क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस में हेड पोस्ट ऑफिस मास्टर्स के पद से रिटायर हुए, तो इन्होंने वहां पर जो संघर्ष यात्रा की, मैं ये जानता हूं कि विद्रोह जहां होता है वो वहां हर जगह पर विद्रोह के स्वर लेकर के आता ही है, चाहे वो कविता में शब्दों के साथ लाता हो और चाहे वो जहां कहीं होता हो। अगर कहीं पर अन्याय होने लगता है तो उसका विद्रोही स्वर खड़ा हो जाता है। ये राजेश विद्रोही हैं। और मैं अगर ये कहूं कि ये मेरे युवा काल के रचनाकारों से, अगर जो युवा काल के रचनाकार होते हैं और दोनों एक साथ जुड़ करके अगर कभी खड़े हों, तो मैं ये कहूं कि लाडनू की धरती पर कई बार कवि सम्मेलनों में मेरा जाना हुआ, और वहां पर एक अंकुर नाम की संस्था इन्होंने खड़ी की, और वो अंकुरित होकर के एक वृक्ष का रूप लिया जिसकी कई स्थानों पर शाखाएं स्थापित हुई, और वो जो अंकुरण था वो बहुत फला फूला। और मैं ये जानता हूं कि इन्होंने उस अंकुरण से आरंभ करके कुछ किताबें हमारे बीच में आई इनकी, जिसमें जख्मों की जमा पूंजी गजल संग्रह, और आखिर माजरा क्या है कविता संग्रह, महाभारत बनाम आज का भारत मुक्तक संग्रह, और सदन की राय में भाषण संग्रह। ये इनके 4 जो है पुस्तकें हमारे बीच में आई। और जब पुस्तकों की बात होती है और हरीश जी की बात ना हो, ये संभव नहीं है, क्योंकि जब किताब होती है तो किताब के लिए प्रकाशकों की भी आवश्यकता रहती है। अलग अलग हरीश जी एक ऐसे प्रकाशक हमारे बीच में हैं जिन्होंने कम उम्र में लंबा प्रकाशन किया, और लेखकों की सबसे बड़े संघर्ष उनका प्रकाशन ही है। आप देखिए, कविता लिखना महत्वपूर्ण है, लेकिन कविता जिनके लिए लिखी जा रही है वहां तक पहुंचना भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप अच्छे रचनाकार होते हैं, लेकिन अच्छा रचनाकार को, अच्छी रचनाओं को, मुझे अच्छी तरह से याद है कि नामवर जी, बहुत सारे रचनाकारों के बारे में नामवर जी ने लिखा, और नामवर जी ने जैसे ही उनके बारे में लिखा तो वो एकदम से प्रचलित साहित्यकार के रूप में स्थापित हो गए, लाइमलाइट में आ गए। हाँ, लेकिन वो बार बार बनारस काशी जाते रहे, और वो एक रचनाकार को उन्होंने कभी भी स्थान नहीं दिया, और वो रचनाकार बहुत विद्रोही हो गया।
और वो रचनाकार का नाम है धूमिल। हम्म। धूमिल एक ऐसे रचनाकार थे जिनको कि लोगों ने बहुत समय तक साहित्यकार माना ही नहीं। उन्होंने कहा ये तो जो है वो ऐसी जैसे जिसको कहते हैं नारे, ये संसद एक स्लोगन्स लिखते ये संसद एक ऐसी घानी है जिसमें आधा तेल और आधा पानी हैं, है, पानी है। इस तरीके की बात कहने वाले धूमिल जी। लेकिन धूमिल जी को स्थापित कर दिया, और उसके बाद में जब वो प्रकाश में आए हम्म, तो फिर वो एक सशक्त रचनाकार के रूप में हमारे सामने हुए। बेशक ऐसे बड़ी ही भूमिका प्रकाश। सशक्त रचनाकारों को सामने लाने का काम हरीश जी करते हैं एक प्रकाशक के रूप में। और हरीश जी प्रकाशक ही नहीं होते, वो स्वयं भी एक अच्छे रचनाकार होते हैं, क्योंकि जब तक व्यक्ति रचनाकार नहीं हो सकता तब तक वो रचनाकारों को परख नहीं सकता। बिल्कुल तो एक बिल्कुल। परख वाली दृष्टि भी होनी चाहिए। तो हरीश जी के पास में वो दृष्टि भी है, और उस दृष्टि का प्रमाण ये है कि इन्होंने राजस्थानी में, हिंदी में बहुत स्थापित रचनाएं की, जिनमें से इनका बाजोट, थम पंछीड़ा और सतोलिया, ये बहुत राजस्थानी के इनके जो है वो पुस्तकें आई। और सतोलिया और कथारंग, जिसमें इन्होंने नाटककार के रूप में अपने आप को स्थापित किया। कहानी कहानी का ये संग्रह एक कथा रंग। कथारंग तो कहानी का संग्रह है इनका। बिल्कुल बिल्कुल। और जो जो मेरा ख्याल है इनको उस पे पुरस्कृत भी हुए ये। जी। और गायत्री प्रकाशन के नाम से आपने बहुत सारी पुस्तकों का प्रकाशन किया, और लगभग आपने अब तक हरीश जी कितनी पुस्तकें प्रकाशित कर दी? करीबन 70 के करीब। करीब 70 के करीब। तो आप देखिए कि अभी आपको 1.5 साल मेरा ख्याल है प्रकाशन के क्षेत्र में आए हुए हुआ होगा, और आप अगर इनकी पीठ के पीछे देखें तो एक लंबी किताबों की कतारें दिखाई देती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये कहता हूं कि किताब का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ही अनमनी हो शाम तो किताब पढ़ें, तो किताब लिखे हैं। और समझ ना आए कोई काम तो किताब पढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे रचनाकार हमारे बीच में हैं। मैं सबसे पहले विद्रोह के रचनाकार राजेश विद्रोही जी से ही बात का आरंभ करना चाहूंगा। राजेश जी, मुझे पता है कि आपका मंचों से बड़ा जुड़ाव रहा है, और आपने मंच पर स्थापित कवियों को भी आमंत्रित किया, लेकिन आपने कविता में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि जनता क्या सुनना चाहती है उन्हें बुलाया जाए। आपने हमेशा ये सोचा कि जनता को क्या सुनवाना चाहिए, आपने इसकी चिंता की। तो आपके जहन में क्या रहता था जब आप कवियों का चयन करते थे? क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सालों पहले आप कवियों को आमंत्रित करके बाकायदा मंच पर कविताएं पढ़वाते थे। तो मैं आपसे उस कालखंड में ले जाना चाहता हूं कि आप उस समय खुद भी युवा थे, लेकिन आपका सोच क्या था? बिल्कुल प्रेम भाई, वो दौर जो है 80 का दशक और 90 का दशक, ये 2 दशक जो है वो हमारी सक्रियता का अगर हम कहें तो वो शिखर काल था। तो उस दरमियान न जाने कितने आयोजन हम लोगों ने किए। अंकुर के माध्यम से लाडनू, नागौर, जोधपुर, सिरोही, सुजानगढ़, तमाम हमारी प्रशाखाएं पूरे राजस्थान में उस समय लगभग 1 दर्जन शाखाएं अंकुर की हुआ करती थी। बिल्कुल। और सभी जगह हम लोगों ने एक-एक कम से कम जो है कवि सम्मेलन का कार्यक्रम तो साल भर में हम करते ही करते थे। इसके अलावा एक सांस्कृतिक आयोजन भी साल भर में होता था। एक अलग तरह का अभियान उन दिनों में चला, और हमारी कोशिश ये होती थी कि अ, मंचों का स्तर जिस तरह से गिरता जा रहा था उन दिनों, अभी तो खैर कोई स्तर रहा ही नहीं। उन दिनों शुरुआत थी, हाँ, उन दिनों बिल्कुल। गिरावट की शुरुआत थी। हरीश भाई बिल्कुल, भी बिल्कुल सही। साक्षी हैं, सही कह रहे हैं आप। बीकानेर में भी सक्रियता थी। हाँ। मैंने बहुत सारे कार्यक्रम, लगभग आधा दर्जन कार्यक्रम उन दिनों में बीकानेर में भी किए। हरीश भाई बहुत सारे आयोजनों के साक्षी हैं। तो ये गिरावट की शुरुआत थी। तो हमारी कोशिश ये रहती थी कि ये जो मंच पर जिस तरह के चुटकुलों की शुरुआत हो रही है, हम्म। जिस तरह के मतलब
द्व्यर्थी संवाद और अश्लील डायलॉग्स जो है वो मंच पे आने लगे थे, उस बाढ़ को कैसे रोका जाए। तो बेशक ये बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि जनता जो है, जनता की अपनी कोई रुचि वस्तुतः होती नहीं है। बिल्कुल। हम लोग जो अगुआ हैं, चाहे वो मंच के जरिए हो, चाहे प्रकाशन के जरिए हो, चाहे किसी और जरिए से हो, तो हम लोग जो है वो जनता की रुचि को दिशा देते हैं। और बिल्कुल। बल्कि हरीश भाई जिस तरह की शुरुआत इन्होंने की है, जन तक सृजन, मतलब क्रिएशन जो है वो आम आदमी तक पहुंचे, हाँ। ये कोशिश गायत्री प्रकाशन के जरिए हरीश भाई कर रहे हैं। तो कुछ वैसी ही कोशिश हम लोगों ने उस मंच के माध्यम से की थी। तो हालांकि धारा के विपरीत चलना बहुत आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल काम। धारा के साथ बहना तो बहुत आसान है, लेकिन धारा के खिलाफ बड़ी मुश्किलें पेश आती थी। लेकिन तब भी हम लोग इस तरह से चयन करते थे कि उसमें एक स्तर हो, एक मयार हो, बिल्कुल बिल्कुल। और एक हद तक हम उसमें कामयाब भी रहे। मैं नहीं कहता कि हम पूरी तरह से सफल रहे, लेकिन हाँ, एक हद तक उसमें हमें कामयाबी मिली। आज भी लोग उस दौर को याद करते हैं, हाँ। उस स्तर को याद करते हैं। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा सुकून, एक बहुत बड़े सुकून का कारण वो यादें बनती हैं। बिल्कुल 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 राजेश जी। और हरीश जी, आपने तो बहुत विस्तृत रूप से राजेश जी को पढ़ा है। जब मेरी राजेश जी से बात हो रही थी तो राजेश जी बता रहे थे कि मेरी किताबों को क्या, जो मुझे पढ़ने वाले व्यक्तित्व हैं वो हैं हरीश जी। तो आपने आपने राजेश जी के बारे में क्या पढ़ा, मतलब इनके व्यक्तित्व को लेकर के? तो मैं ये जानना चाहूंगा हरीश जी कि आप इनसे कैसे प्रभावित हुए और क्या आपने इनके व्यक्तित्व में देखा? राजेश जी, बचपन से जब मैं लिखना शुरू किया और मेरा लाडनू जाना हुआ, तो मेरे चाची जी वहां पे रहते हैं। तो उनको जब पता चला कि मैं लिखने पढ़ने का शौकीन हूं, तो उन्होंने मेरे को जैसे ही लाडनू गया तो पहला आदेश उनका था कि तुम जाओ और राजूदान जी के साथ बैठो, उनके साथ उनसे मिलो। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे बिल्कुल शुरुआती दिनों में अगर मेरे छोटे से पौधे को किसी ने संभाला तो उसमें से एक राजूदान जी थे, जिन्होंने मुझे बताया कि अगर आपको रचनाकार बनना है तो नहीं, मैं सच कह रहा हूँ बहुत, और विनम्रता से कहता हूँ। इन्होंने मेरे को बताया कि सबसे पहले तो अगर आप लिखना चाह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप में पढ़ने की आदत नहीं है तो संभव है कि आपके पास बहुत जल्दी लिखने के सारे विषय खत्म हो जाएंगे। अरे वाह वाह, बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है कि अगर मैं अनवरत लिख रहा हूं तो मेरे लिए वो सीख, जो पढ़ने वाली सीख थी कि तुम पहले पढ़ना शुरू करो, वो मेरे लिए बहुत काम आई। और मैं तो आज भी मानता हूं कि जिस पहली किताब का जिक्र इन्होंने मुझे पढ़ने के लिए कहा था, हाँ। वो किताब, हालांकि ईमानदारी से यहाँ पे ये भी कह रहा हूँ कि कुछ सरल सरल किताबें तो पहले पढ़ ली। वयम रक्षाम जैसे मेरे सामने इतनी मोटी किताब, बहुत छोटा था मैं उम्र में, तो मुझे लगा, मैंने कहा ये मैं कैसे पढ़ पाऊंगा। लेकिन हिम्मत करके इस किताब से निकला। और प्रेम तन्मय जी, मैं ईमानदारी से कहता हूं कि मेरे सरकट उड़ गए। जब मैं वयम रक्षाम से निकला तो मेरे सर्किट उड़ गए। पहला सवाल ये था कि अगर मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं तो फिर क्यों लिख रहा हूं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। और दूसरा कि अगर कोई ऐसा लिख रहा है तो उसको कितने बड़े प्रोसेस से होकर के निकलना पड़ा। बिल्कुल। और तब से ही मैंने जो एक सबसे बड़ी बात समझी कि हर व्यक्ति की एक रचना प्रक्रिया होती है। अगर वो रचना प्रक्रिया को पकड़ ले तो संभव है कि वो लिखे भले नहीं, लेकिन वो समझ बहुत कुछ सकता है। उसको पता चलता है कि रचना के पीछे का क्या, एक पृष्ठभूमि क्या होती है। तो खैर ये लंबी बात हो जाएगी, लेकिन आदरणीय राजेश जी विद्रोही साहब से जो मेरा मिलना था वो इस मामले में मेरे लिए माइलस्टोन बना कि अगर थोड़ा बहुत भी कुछ कर रहा हूं तो उसके अंदर अगर 5-7 लोगों के, बहुत कम लोगों के मैं नाम गिना सकता हूं, उनमें से एक नाम आदरणीय राजेश जी विद्रोही होंगे, जिनको मैंने बहुत समय तक महसूस करता रहा, जिनको सुनता रहा, जिनको समझने की कोशिश करता रहा। और मैं तो ज्यादा अनुभव का क्षेत्र नहीं, लेकिन दुष्यंत की परंपरा के, अगर राजस्थान में मुझे अगर कुछ कवियों की बात मुझे कही जाए कि दुष्यंत की परंपरा की कौन है, तो मेरे पास 2 ही नाम आते हैं, जिनमें से एक आदरणीय राजेश जी विद्रोही साहब हैं
एक आनंद वी आचार्य जी थे, हमारे बीकानेर के थे, वो नहीं रहे, उनका निधन हो गया। और उस रूप में देखा जाए तो राजस्थान का एकमात्र व्यक्ति है जो दुष्यंत की परंपरा को आज भी, उनकी विरासत को आज भी लेकर के चल रहा है। मैं भोपाल गया था तो दुष्यंत स्मृति संग्रहालय में काफी देर तक समय निकाला मैंने वहां पे। मुझे गर्व होता है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में हूँ जो दुष्यंत की परंपरा को आगे लेके चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हरीश जी, आप बिल्कुल सही कहते हैं। दुष्यंत जी जब ये कहते हैं कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ, और एक बाजू उखड़ गया जब से और ज्यादा वजन उठाता हूँ। उसी परंपरा को लेकर के राजेश विद्रोही जी लिखते हैं। और इनका जो गजल संग्रह आया है जख्मों की जमा पूंजी, मैं चाहूंगा कि राजेश जी, जब मंचों से आपकी गजल निकलती है और जब आप मंच का संचालन करते हुए जैसे ही आप माइक्रोफोन पर आते हैं, एक पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है और एक ऐसा वातावरण का निर्माण होता है जैसे हम किसी साहित्यिक यज्ञ में आए हैं और आकर के हम लोग सब वहां पर एक ऐसे मंत्रोच्चारण का सा अनुभव सा होने लगता है। ये राजेश विद्रोही जी के कार्यक्रम की शुरुआत ही इस तरीके से हुआ करती थी, एक वातावरण की गंभीरता को बनाए हुए, एक ओजस्वी स्वर लिए हुए। जब ये अपनी बात शुरू करते थे तो एकदम से माहौल सीरियस हो जाया करता था, और सीरियस नहीं, मैं उसको कहूं साहित्यिक वातावरण बनने लगता था। तो मैं राजेश जी आपसे सबसे पहले अनुरोध करता हूं कि जब इन्होंने गजलों की बात करी दी तो मैं चाहूंगा आपके गजल संग्रह जख्मों की जमा पूंजी से ही आपको सुना दें। बेशक। हाँ, सबसे पहले एक गजल अपने तारुफ के तौर पे भी आप इसे ले सकते हैं। स्वागत। गजल से पहले एक कथा कि ये तय है कि कोई बचपन से बैरागी नहीं होता। ये तय है कि कोई बचपन से बैरागी नहीं होता, वो बराए शौक कोई शख्स गृह त्यागी नहीं होता। हकीकत में परिस्थितियां बना देती हैं विद्रोही, जन्म से या कि फितरत से कोई बागी नहीं होता। ये बात फितरत से कोई बागी नहीं होता। बहुत अच्छी बात। गजल का मतलब कुछ इस तरह से, शायद मैं किसी की हाजिरी हरगिज बजा लाता नहीं, मैं किसी की हाजिरी हरगिज बजा लाता नहीं, और इसलिए कटु सत्य कहने से भी घबराता नहीं। वाह वाह वाह। मैं किसी की हाजिरी हरगिज बजा लाता नहीं और इसलिए कटु सत्य कहने से भी घबराता नहीं, कि जात से हूँ आदमी, इंसानियत मेरा धर्म। ये कुल जमा परिचय। जात से हूँ आदमी, इंसानियत मेरा धर्म, मजहबी उन्माद से तो दूर का नाता नहीं। अरे वाह वाह वाह। उन्माद से तो दूर का नाता नहीं, और ना किसी मठ का मुगन्नी, ना किसी मठ का मुगन्नी, ना किसी दर का मुरीद, कोई मस्जिद या कि मंदिर मेरा अंदाता नहीं। अरे वाह 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 वाह। ना किसी मठ का मुगन्नी, ना किसी दर का मुरीद, कोई मस्जिद या कि मंदिर मेरा अंदाता नहीं, और मेरी खातिर उसका दर्जा देवता से कम नहीं। मेरी खातिर उसका दर्जा देवता से कम नहीं, जो किसी की भावना को ठेस पहुंचाता नहीं। मेरी खातिर उसका दर्जा देवता से कम नहीं, जो किसी की भावना को ठेस पहुंचाता नहीं। और बख्श दे मौला मेरे, तुझसे निहा कुछ भी नहीं। बख्श दे मौला मेरे, तुझसे निहा कुछ भी नहीं, कि हर किसी दर पे तो मैं दामन भी फैलाता नहीं। अरे वाह 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 वाह। यहाँ भी अगर मांगना पड़ेगा तो फिर बिना मांगे कौन देगा। सही बात है। बख्श दे मौला मेरे, तुझसे निहा कुछ भी नहीं, कि हर किसी दर पे तो मैं दामन भी फैलाता नहीं, कि ना तो सजदों का सलीका, ना इबादत का शऊर। अरे वाह वाह वाह। तो सजदों का सलीका, ना इबादत का शऊर, वो सवाली हूँ कि जिसको मांगना आता नहीं। अरे वाह वाह वाह। बजा लाता नहीं, और इसलिए कटु सत्य कहने से भी घबराता नहीं। अरे वाह 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 वाह। भाई राजेश जी कमाल है। कुछ इसी मिजाज की एक और गजल। हाँ इरशाद, स्वागत। आपने अब तक सुनी तो होंगी बहुतेरी गजल, आपने अब तक सुनी तो होंगी बहुतेरी गजल, किंतु सबसे अलहदा है मोहतरम मेरी गजल। अरे वाह 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 वाह। आपने अब तक सुनी तो होंगी बहुतेरी गजल, किंतु सबसे अलहदा है मोहतरम मेरी गजल। मातहत बनकर गुजर करने से मर जाना भला, मातहत बनकर गुजर करने से मर जाना भला, हो नहीं सकती किसी की भी कभी चेरी गजल। हो नहीं सकती किसी की भी कभी चेरी गजल, और सरजमीन हिंद के जर्रे जवानी पा गए, सरजमीन हिंद के
जर्रे जवानी पा पा गए, गए। मीर या गालिब ने जब जब चाव से तेरी गजल, अरे मीर वाह, या गालिब ने जब जब चाव से तेरी गजल, हाँ चाहने वालों ने बख्शी है हयाते जाविदा, हाँ, चाहने वालों ने बख्शी है हयाते जाविदा, वाह वाह वाह, हो नहीं सकती कभी भी राख की ढेरी गजल, अरे हो वाह, नहीं सकती कभी भी राख रात की ढेरी की गजल। गजल, हाँ, और ना तो खारिज कर सका, एक सिचुएशन ये भी कि हम्म, ना तो खारिज कर सका, ना दे सका इस्लाह भी, हाँ, ना खारिज कर सका, ना ना दे दे सका सका इस्लाह इस्लाह भी, भी, उसने मुझको ही सुना दी हो बहू मेरी गजल। अरे क्या बात, क्या बात, क्या बात, ना तो खारिज कर क्या बात, सका, क्या बात। ना दे सका इस्लाह, ये हकीकत मेरे साथ जी आज जी हुआ। जी। होता ना है तो कई खारिज बार। कर सका, ना दे सका इस्लाह भी, हम्म, उसने मुझको ही सुना दी हो बहू मेरी गजल। बहुत तो अच्छा। ये वो दरिया है जहाँ हम्म, हिंदी भी है उर्दू भी है, हाँ, ये वो दरिया है जहाँ हिंदी भी है उर्दू भी है, उर्दू भी है। तो भला फिर किस लिए तेरी गजल मेरी गजल, तो अरे भला वाह फिर वाह किस लिए यार, वाह 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 तेरी वाह गजल वाह मेरी वाह गजल। वाह, वाह वाह राजेश जी, क्या दरिया है बात है। जहाँ हिंदी भी है उर्दू भी है, हाँ तो भला फिर किस लिए तेरी गजल मेरी गजल। हाँ, और एक निस्बती शेर, हम्म गजल मेरे लिए क्या है, हम्म, और लोग कहते हैं कि गजल मेरे लिए मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है, हाँ, गजल मेरी महबूबा है, गजल मेरी शरीक हयात है। हम्म लेकिन गजल मेरे लिए क्या है, हम्म, समाज फरमाएं ये शेर इरशाद बतौर इरशाद, खास स्वागत कि स्वागत। माँ अगर हिंदी है तो उर्दू सगी मौसी मेरी, हम्म, माँ अगर हिंदी है तो उर्दू सगी मौसी मेरी, और इस ताल्लुक से हुई राजेश मोसेरी गजल, आपने वाह शायद वाह वाह, कहोगे बहुत तेरी बहुत गजल, सुंदर बहुत सुंदर। किंतु सबसे अलग है मोहतरीन मेरी गजल। शुक्रिया भाई बहुत अच्छे राजेश जी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हरीश जी आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि जो आपकी गजलें हैं वो बिल्कुल उनका उन्वान जो है वो उनसे मिलता जुलता होता है। जो विद्रोह के स्वर लिए होते हैं, जो किसी बात को कहने के लिए लिखा जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, राजेश जी को सुनना हर बार एक नए अनुभव जैसा होता है। और ये लगता है कि सुनते रहे। जैसे अभी भी आपने देखा होगा कि अनुभूतियों का एक चरम चरम की ओर लेके जा रहे थे और लग रहा था कि एक गजल और आएगी और मैं बिल्कुल वैसे ही बैठा था कि कुछ और आने वाला है। और ये जो नएपन की बात है, मतलब हमेशा यूं लगता है कोई कोई एक नई चीज आएगी और आपके अंदर से होकर के निकलेगी। तो बिल्कुल। ये तो बात राजेश जी में माननी पड़ेगी कि वो चीज है। और जैसा कि आपने कहा कि मंच पर तो यही यही जो कविता का अनुशासन है जो मंच हाँ पे अभी गायब होता जा रहा है। एक हाँ कवि के हाथ में ही वास्तव में वो कविता का अनुशासन होता है कि वो अपने शब्दों से बांध दे और श्रोता बोल ही नहीं सके। श्रोता हाँ, ने श्रोता ने अगर अपनी डिमांड कर दी, श्रोता ने अगर कर दिया, तो वो तो फरमाइशी कार्यक्रम हो गया। सवाल तो कवि सम्मेलन और विविध भारती के फरमाइशी कार्यक्रम में ये फर्क है। और हाँ, राजेश जी जैसे कवि जब तक देश में हैं, तब तक हम इस बात के लिए आश्वस्त हो सकते हैं कि कविता का अनुशासन कायम रहेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे याद पड़ता है बहुत पहले की एक बात है, एक कवि सम्मेलन था जिसमें नीरज जी आए थे जी और वो जोधपुर यूनिवर्सिटी का कवि सम्मेलन था और नीरज जी उस समय उनका पहला फिल्मी गीत हिट हो चुका था। जी उनका कारवां गुजर गया गुबार देखते दोबारा रहे, देखते रहे, हाँ ये हिट हो चुका था। नई और वो उम्र की जब नई आए फसल। तो लोगों ने डिमांड किया कि आप बस यही सुनाइए, आप बस यही सुनाइए। लड़के तो बस पीछे पड़ गए कि आप यही सुनाइए। और वो कवि की जिद, मत इधर कविता कवि सुनूंगा। की जिद और इधर स्टूडेंट्स की जिद। स्टूडेंट्स के हम दूसरा सुनेंगे नहीं, आप वही सुनाइए। और वो इस बात पे आमादा है कि मैं दूसरा ही सुनाऊंगा, वो सुनाऊंगा नहीं। और आप देखिए मंच पे इतनी खींचातान हुई और इधर स्टूडेंट उनको सुनाने नहीं दे और वो दूसरा को सुनाने के लिए तैयार नहीं। और उसके बाद में वाइस चांसलर को आना पड़ा, उसके बाद में विद्यार्थी संघ के अध्यक्ष को आना पड़ा, उन्होंने आकर इंटरवेन किया। फिर भी नीरज जी ने उनको उनके स्वागत में जो माला पहनाई उस माला को तोड़ करके फेंक दी उन्होंने कहा नहीं मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तुमने क्या सोच लिया है कि कभी को खरीद लिया है, वो जो चाहेगा वो सुना, मैं जो सोच के आया हूँ वो सुनाऊंगा। और आफ्टर ऑल फिर यही कॉम्प्रोमाइज हुआ कि उन्होंने पहले वो सुनाया जो वो सुनाना हाँ, जो वो चाहते सुनाना चाह रहे थे। और उसके बाद में उन्होंने कहा चलो ठीक है अब तुम कहते हो तुम्हें उसकी 2-3 पंक्तियां सुना देता हूँ।
तो ये होता है मंच का अनुशासन, और इस अनुशासन को राजेश जी ने बहुत मेंटेन किया। तो राजेश जी लगे तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अगर इससे कोई नज्म सुनाना चाहें तो आप नज्म सुनाएं, और अगर आप आखिर माजरा क्या है से मैं एक्चुअली प्रेम भाई मैं नज्म ही सुनाना चाह रहा था, लेकिन तुमने एक बहुत बेहतरीन संस्मरण सुनाया। मुझे भी नीरज जी से जुड़ा हुआ एक संस्मरण याद आया। बरसों पहले, मेरा ख्याल है 1985 की बात है, लाडनू में एक बड़ा कवि सम्मेलन हुआ जिला प्रशासन की ओर से। तो मुझे उसका संचालन का जिम्मा दिया गया। नीरज जी उसमें थे। उसमें मैंने एक गीत पढ़ा। हालांकि मैं गीत जो है वो सस्वर पढ़ नहीं पाता, और इसलिए मैंने बहुत कम गीत लिखे हैं। तुम्हारी तरह जैसे प्रेम भाई की बहुत खूबसूरत आवाज है, बहुत बढ़िया मतवाली आवाज के धनी, बहुत बेहतरीन आप जो है गाते हैं। और मैं चाहूंगा कि कम से कम एक गीत या गजल हम प्रेम भाई से भी सुनेंगे। नहीं यार, आज तो आप हीरो हैं आज के। तो मैंने एक गीत लिखा था जो कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। ये गीत मुझे बहुत प्रिय था। वो जो यूनिवर्सिटी के जैसे विद्यार्थी इसकी मांग कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि कुछ गलत नहीं कर रहे थे। मेरे जहन में भी बरसों तक ये गीत गूंजता रहा। और उसी गीत की छाया में मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहूंगा कि ये पैरोडी है। और मैंने उस दिन भी जब उस मंच पर इस गीत को पढ़ा तो मैंने यही कहा। बाद में नीरज जी ने उलाना दिया कि अगर ये पैरोडी है तो फिर गीत क्या होता है। और एक बड़ी बात, मेरे लिए बड़ा आशीर्वाद था। उन्होंने कहा कि अब मैं आश्वस्त हूँ कि नीरज की परंपरा जो है बहुत जल्दी मरने वाली ही नहीं है। वो गीत कुछ इस तरह से था, वो गीत सुना रहा हूँ। क्योंकि मैं तरन्नुम में नहीं गा पाता, इस व्यथा को मैंने अपनी 4 पंक्तियों में स्वर दिया है, कोशिश की है। स्वागत। बहिम्मत पंछियों का हौसला आकाश छू लेता, बहिम्मत पंछियों का हौसला आकाश छू लेता, अगर टूटे हुए पर को कोई परवाज मिल जाती, और सिसकते साज का सरगम रुला दे संगमरमर को, मेरे पुरदर्द नगमों को अगर आवाज मिल जाती। अरे वाह वाह वाह। जैसी भी टूटी फूटी आवाज है, वो गीत पढ़ने की कोशिश, बल्कि कहूँ कि गुस्ताखी कर रहा हूँ। नहीं, स्वागत है। खरोंच जख्म बन गई निदान ढूंढते रहे, खरोंच जख्म बन गई निदान ढूंढते रहे, सितारे गर्दिशों में आसमान ढूंढते रहे। खरोंच जख्म बन गई निदान ढूंढते रहे, सितारे गर्दिशों में आसमान ढूंढते रहे। चले थे हम कभी किसी अंधेरी रह गुजार से, चले थे हम कभी किसी अंधेरी रह गुजार से, थे हौसले बुलंद की लड़ेंगे अंधकार से, मगर न बढ़ सके कदम के लड़खड़ा के रह गए, शिकस्त खा गए न लड़ सके समय की धार से। गुजिस्ता काफिलों के बस निशान ढूंढते रहे, खरोंच जख्म बन गई निदान ढूंढते रहे। अरे वाह। दराज उम्र पाके भी न नेक काम कर सके, दराज उम्र पाके भी न नेक काम कर सके, न कर सके वो काम जिनसे आकबत संवर सके। और तमाम जिंदगी का बस ये है अजीब फलसफा, न शान से जिए कभी न सर उठा के मर सके। हयात को कज़ा के दरमियान ढूंढते रहे, हयात को कज़ा के दरमियान ढूंढते रहे, खरोंच जख्म बन गई निदान ढूंढते रहे। और तमन्ना शायरों की थी जुबान दे कायनात को, तमन्ना शायरों की थी जुबान दे कायनात को, वो सकुन में अपने ढाल दें गरज गमे हयात को, मगर न कर सके अयां अधूरा रह गया बयां, मगर न कर सके अयां अधूरा रह गया बयां, तरस रही है मुद्दतों से मजलिस समात को, और रदीफो काफिया का बस मिलान ढूंढते रहे। अरे क्या बात मिलान ढूंढते रहे। शुक्रिया। खरोंच जख्म बन गई निदान ढूंढते रहे। और आखिरी बंद है कि खोजते फिरे तुम्हें गुफाओं और पहाड़ में, खोजते फिरे तुम्हें गुफाओं और पहाड़ में, मगर न तुम मिले किसी भी बस्ती या उजाड़ में, कि तुम्हारी जुस्तजू शुरू न दिल से कर सके कभी, छिपे हुए थे तुम यहीं कहीं हृदय की आड़ में। और हम तुम्हें सरे जहान ढूंढते रहे, और हम तुम्हें सरे जहान ढूंढते रहे, खरोंच जख्म बन गई निदान ढूंढते रहे, सितारे गर्दिशों में आसमान ढूंढते रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो कई बार गीतों की प्रेरणा जो है वो कहीं न कहीं किसी न किसी कवि से निकल के आती है। बेशक बेशक। हाँ, तो रचना का मौजू बन जाता है, और वो रचनाकार हमेशा दिमाग में गूंजता रहता है जब आप किसी कार्यक्रम से निकल करके आते हैं। हाँ, बरसों बरस तक ये गीत जो है वो जहन में गूंजता रहा, और आखिरकार ये गीत जो है उसी से आगे। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया राजेश जी, बहुत अच्छा गीत आपने सुनाया। और मैं ये चाह रहा था कि आप वो नज्म भी सुना दें। हाँ, नज्म जो है एक नज्म
जो अंग्रेजी के सानेट छंद के बहुत करीब है। मैं नहीं कहता कि एग्जैक्ट ये सानेट छंद है, मेरा प्रिय छंद, लेकिन हाँ, लगभग आप इसे सानेट का प्रतिरूप कह सकते हैं। जरूर जरूर। और मेरा दावा है कि अगर किसी के पास इतना स्टेमिना हो तो एक सांस में इस पूरी नज्म को वो पढ़ सकता है। अच्छा। नो डाउट। हाँ, ये मेरा दावा है। आप महसूस करेंगे इसको सुन करके। हालांकि मैं खुद नहीं पढ़ पाता, लेकिन हाँ, अगर किसी के पास ये स्टेमिना हो। बिल्कुल। कि कभी जब मेरे घर आती हैं कुछ भूली हुई यादें, वो मुझको छोड़कर हर शय को यूं पहचान लेती हैं कि जैसे इनमें बरसों से मुसलसल आशनाई हो। बहुत मुमकिन है मुझको भी कभी पहचान ही लेंगी कि आखिर एक मुद्दत तक रही हैं हम नफस में। मगर फिर सोचता हूँ किस तरह पहचान पाएंगी कि मैं खुद भी कहाँ अपने को अब पहचान पाता हूँ। अरे वाह। यकीनन तब से अब तक जाने कितने मोड़ आए हैं, सफर में कितनी ही गुमनाम राहें छोड़ आए हैं, मगर फिर भी परायापन अकारण तो नहीं होता। ये माना वक्त के हमराह चलना भी जरूरी है, मगर इस साथ चलने और खुद अपने को छलने में बहुत कम फासला रह जाएगा। ये तो न सोचा था कि गुजरे वक्त की यादें भी इस तन्हा मुसाफिर को किसी दिन इस कदर पहचान से इनकार कर देंगी। अरे वाह। ये बेशक अगर किसी के पास स्टेमिना हो तो वो एक सांस में पढ़ सकता है। हाँ, अरे नहीं नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नज्म का एक प्रयास, नज्म की एक कोशिश। बहुत बहुत बहुत। बार प्रेम भाई ऐसा भी होता है, मैं समझता हूँ कई बार हम लोग इस बात पर जो है चर्चा भी कर चुके हैं कि हर रचना अपना फॉर्म लेके पैदा होती है। बिल्कुल। मैं हमेशा छंदोबद्ध रचना का पक्षधर रहा हूँ। जो छंद मुक्त कविताएं हैं वो मुझे कभी बहुत अजीज नहीं रही, न मैंने कभी लिखी। लेकिन एक दो रचनाएं ऐसी हैं कि जिन्हें मैं चाह करके भी छंद में नहीं बांध सका। बिल्कुल। हाँ, एक ऐसी ही रचना भाई मैं निराला समझाना जी यही चाहूंगा। तो कहते थे, निराला जी कहते थे कि अगर आप कभी बंध जाए तो क्या रचनाकार, अगर आपसे गीत लिखा जा रहा है तो आप गीत लिखें, और अगर आपसे छंद मुक्त लिखा जा रहा है तो आप छंद मुक्त लिखें। बेशक बेशक बेशक। हाँ, यही बात जो है, हाँ, यानी उसमें जो है हम कहीं बंधे नहीं। बिल्कुल। तो कुछ इसी तरह की एक विचार प्रधान रचना स्वागत। कुछ इस तरह से कि मानता हूं कि मेडिकल साइंस की मान्यताओं को चुनौती देना मेरी नासमझी है। मानता हूं कि मेडिकल साइंस की मान्यताओं को चुनौती देना मेरी नासमझी है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कभी कभी लगता है कि हिचकियों की वजह हर बार श्वास नली की रुकावट नहीं होती। हाँ, ये बात भी सही है। पता क्या नहीं बात क्यों, है, क्या बात है। लेकिन सही। फिर भी पता नहीं क्यों कभी कभी लगता है कि हिचकियों की वजह हर बार श्वास नली की रुकावट नहीं होती, और हाँ। ना ही दिल के यकायक तेजी से धड़कने या धक से रह जाने का सबब उच्च या निम्न रक्तचाप होता है। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत बल्कि अच्छा। कभी कभी तो यूं भी लगता है हाँ, बल्कि कभी कभी तो यूं भी लगता है कि हाँ। दाईं या बाईं आंख के फड़कने का कारण भी महज स्नायु विकार तो नहीं ही होता, अरे वाह 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 वाह। बल्कि कभी कभी तो यूं भी लगता है कि दाईं या बाईं आंख के फड़कने का कारण भी हाँ, महज स्नायु विकार तो नहीं ही होता। थोड़ा गहराई से सोचें तो हाँ, पाएंगे कि दिल के धड़कने, आंख के फड़कने और बार बार आती हिचकियों के पीछे रहस्य की जो डोर है, उसका एक सिरा बेशक बंधा होता है मेडिकल साइंस की मान्यताओं से, लेकिन उसका दूसरा सिरा जुड़ा होता है मानवीय संवेदनाओं और तत्जन्य अबोध रिश्तों से, जिनका और तो है मगर छोर नहीं होता। अरे वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। शुक्रिया। बहुत बढ़िया राजेश जी, बहुत बढ़िया यार, बहुत ही उम्दा रचना थी। और आपने क्या साइंस के साथ में ला करके, यही तो मैं कहता हूँ कि आंसुओं का केमिस्ट्री जो है वो लोगों को समझ नहीं आती। बिल्कुल, बहुत अलग तरह की, बहुत अलग तरह की। वो क्यों आते हैं, इस संवेदना को तो कोई परीक्षण करके भी ढूंढ नहीं सकता। इसलिए जैसे आंसुओं की संवेदना को जो है ढूंढना मेडिकल साइंस के बस का नहीं है कि ये आंसू क्यों आ गए। ऐसा नहीं था कि आंख में तिनका पड़ गया हो या आंख में कोई जो है हाँ, वो आ हर गया हो। बार ऐसा नहीं होता, हर हाँ, बार नहीं होता। आपके स्मरण में क्या आया है और कौन सी पीड़ा आपके अंदर गूंजी है। दुख दिखलाई ना पड़े और सूखा जाए पेड़, सारंगी से मैं कहूँ राग न दुख की छेड़। वाह, दुख की क्या बात केवल है, क्या बात सारंगी पर राग बजने पर ही आंसू आ जाते हैं यार, शब्द भी नहीं। है। और तो इस तरीके की बात को राजेश जी आपने कही। हरीश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने तो राजेश जी को बहुत सुना है, और
आप प्रकाशन से भी बहुत जो है ताल्लुक रखते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जब रचना का चयन करते हैं तो आपके जहन के अंदर राजेश जी तो होते ही होंगे कि ऐसी रचनाएं आपके प्रकाशन के माध्यम से निकले जो वाकई पाठकों को एक अनुशासन दे। तो हरीश जी, आपने 70 जो है प्रकाशन किए हैं, तो आपके दिमाग में क्या रहता है उस वक्त के प्रकाशन के वक्त, जब आपके पास पांडुलिपि आती है तो आप क्या सोचते हैं, उसमें क्या देखते हैं? चाहना और मिलना, हाँ, अलग चीजें, वो बहुत डिफरेंट चीजें हैं। और आपने चूंकि सवाल पूछा है तो घिसा पीटा शेर है, लेकिन बहुत ही समीचीन है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। राजेश जी को समझने के लिए, या राजेश जी की रचना विधान को समझने के लिए, या राजेश जी की रचना प्रक्रिया को समझने के लिए हमें उस परंपरा में जाना पड़ेगा जहां से राजेश जी आते हैं। हाँ। और राजस्थान की जो समृद्ध परंपरा है, उसके अंदर कविता की जो परंपरा है, उसमें राजेश जी का जो संस्कार है, राजेश जी का जो समाज है, मैं जाति की बात नहीं करूंगा क्योंकि ये जाति शब्द बहुत आप तो रक्त कण की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हेरिडिटी। हाँ, हेरिडिटी है। बिल्कुल पैदा होते हैं ना सब, तो कविता की गुट्टी लेकर के पैदा होते हैं। बिल्कुल सही कहते हैं। हमारे जो चारण समाज है, हमारे राजस्थान का जो चारण समाज है, बहुत विनम्रता से कहता हूँ, और आज भी बीकानेर में, राजस्थान में अगर साहित्य कहीं बचा हुआ है तो बहुत बड़ी वजह चारण समाज से आए हुए साहित्यकार है। मैं विजयदान देथा की बात करता हूं, मैं सीपी देवल की बात करता हूं, मैं डॉक्टर अर्जुन देव चारण की बात करता हूं। जब इनके नाम आपको लगता है तो आपको लगता है कि राजस्थान खड़ा ही, जो राजस्थान की जो साहित्यिक परंपरा है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा योगदान इस समाज का है। और इसमें संकीर्णता की बात नहीं है, इसको स्वीकार करना चाहिए। मैं इसमें कहीं भी नहीं जाना था, और यही समझने के लिए, समझाने के लिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि उसके लिए मुझे राजेश जी की परंपरा से जुड़ना पड़ेगा। जहां पे बच्चा पैदा होता है तो उसको कविता के संस्कार मिलते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो आकर के मंच पे कविता करे, लेकिन उसके मन में कविता होती है, उसकी भाषा में कविता होती है, उनके शब्दों का जो चयन होता है। आप उनसे जब बात करेंगे तो आपको लगेगा कि आप पूछेंगे, एक मिनट रुको, तुम बाईकास्ट चारण हो? वो कहेगा जी। मतलब ये होता है भाषा का संस्कार। और जब तक भाषा का संस्कार नहीं होगा, सब कवि नहीं पैदा होंगे। मेरा ये मानना है कि जब तक भाषा का संस्कार, हमारे बीकानेर में हरीश वादानी जी, आप तो मिले भी, मैं मिला हूं बहुत। उन्होंने एक बात बहुत बढ़िया की कि किसी भी शब्द से संस्कारित हुए बगैर अगर हम उसका उपयोग करते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। हाँ। आपने शुरुआत में द्रोह और विद्रोह, दो चीजों को बहुत समझाने का प्रयास किया। हरीश वादानी जी हमेशा कहते हैं, उस शब्द का प्रयोग ही मत करो जिसका अर्थ आपको पता नहीं हो, या कि उसके जितने दूसरे अर्थ होते हैं वो भी आपको पता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझदारी के साथ। तो राजेश जी की बात, अगर राजेश जी की कविताएं छापना कौन सा प्रकाशक नहीं चाहता होगा। हाँ। लेकिन ये बड़ा विषय है साहब कि राजेश जी जैसी कविताएं करता भी कौन है। बिल्कुल। ये बड़ा विषय है। कवि सम्मेलनों में राजेश जी भी जाते हैं, आपने तो बहुत करीब से बहुत सारी चीजों को देखा है, और मुझे लगता है कि कविता का जो पराभव होते हुए मंच पर देखा है, आपने बहुत तरीके से देखा, यूं कट टू कट देखा है, नीचे तक आते बिल्कुल बिल्कुल, उस परंपरा से इस परंपरा तक। लेकिन मन हमेशा रहता है, मन हमेशा रहता है कि अच्छी कविता लोगों तक जाए। और कविता के प्रति जो विश्वास है वो बना रहे। और दरअसल क्या होता है कि प्रकाशन तो एक व्यवसाय भी है। बिल्कुल है साहब, बिल्कुल व्यवसाय। और आपके पास में कई बार तो ऑप्शन ही नहीं होता। नहीं, कोई छपवाना है तो आपको तो छापना ही है, आपको तो ये उसके अंदर ये मीन मेक निकालने का है ही नहीं। भाई तू चाहता है छपना और मेरा काम है छापना। बिल्कुल। और हमारे सामने ये साबित हो जाता है, करना पड़ता है। हमारे सामने साबित हो जाता है कि हमें लगता है कि यार ये अच्छी कविता नहीं है, वो कहता है मैं बताता हूँ आपको मेरी अच्छी कविताएं नहीं है, मेरी देखो इतनी कॉपियां बिक गई। अब उसके सामने मैं कैसे कह सकता हूँ नहीं साहब। भाई दरअसल क्या हुआ कि एक नया ट्रेंड, साहित्य में नया ट्रेंड शुरू हुआ, बेस्ट सेलर वाला। और ये जो बेस्ट सेलर का जो ये ट्रेंड जो शुरू हुआ है ना, उसने अच्छे कवियों को पिछड़ी की पंक्ति में लाके रख दिया है, किनारे कर दिया। हाँ, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं तो जनता चाहती हूँ वो छापता हूँ, या जनता चाहती है वो लिखता हूँ। अब जनता चाहती है वो लिखना और जनता को जागृत करने के लिए लिखना, दोनों में फर्क है, बड़ा फर्क है। मैंने अभी 2 दिन पहले ही लिखा था कि हमने अपनी कान को ट्विन कर लिया है, हमने तय कर लिया कि हमें सुनना क्या है।
हमें ये मतलब नहीं है कि प्रेम तन्मय जी या राजेश विद्रोही जी क्या सुनाते हैं, मुझे क्या सुनना है। मैं अपनी पसंद लेकर के कवि सम्मेलन में जाता हूँ। मैं अपनी पसंद लेकर के पहले जाता हूँ, जाकर के पुस्तक व्यक्तिगत होता हूँ कि मुझे तो ऐसी कविताएं चाहिए, मुझे तो रोमांटिक कविताएं चाहिए, मुझे तो क्रांति की कविताएं चाहिए। तो बहुत सारी चीजें गड्डम गड्ड हो गई है। आपका सवाल हालांकि बहुत सीधा है, लेकिन मैं इसका इतना सीधा सवाल जवाब दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि आपने बहुत सही जवाब दिया है और आपने बहुत सही जवाब दिया है। मैं तो आपसे एक साधारण सी बात कर रहा था कि जब कोई पांडुलिपि आपके सामने आती है तो आप उसको पढ़ करके कई बार आदमी ये सोचता है अरे यार कितनी अच्छी है जी, और कई बार आदमी सोचता है चलो ठीक है यार छापना है हमें तो छाप देते। ये बात नहीं होता है वो। इसका ये है कि हमारे पास कुछ ऑप्शन भी होते हैं। हाँ। जैसे हमने जन तक सृजन जो अभियान शुरू किया, उसके अंदर हमारा स्पष्ट था कि हम पांडुलिपि आमंत्रित करेंगे। हाँ। लेकिन वो व्यवसाय का जब आधार हो जाता है तो उसके अंदर कुछ बीच में कुछ ऐसी चीजें भी डाल दी जाती है जो मुझे लगता है कि अच्छी नहीं है, लेकिन वो संयोग ऐसा बनता है कि वो भी चल जाती है। हाँ, वो चलना पड़ता है, तो कई बार ऐसा होता है। राजेश जी, मैं ये चाहता हूँ कि आप आखिर माजरा क्या है से कुछ सुनाए। हाँ बिल्कुल, आखिर माजरा क्या है, इसकी जो शीर्षक रचना है, मैं समझता हूँ कि वही रचना जो मुझे सबसे प्रिय है वो सुनाता हूँ। जरूर जरूर। पूरी रचना में एक प्रश्नवाचक है, आखिर माजरा क्या है। मैथिली श्री गुप्त ने कभी लिखा था भारत भारती में कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। और कहीं पढ़ा था कि हैं खुश नसीब वो जो बिगड़कर संवर गए, हैं खुश नसीब वो जो बिगड़कर संवर गए, हम आज तक वही हैं जमाने गुजर गए। तो ऐसे ही प्रश्नों से मैंने इसकी शुरुआत की कुछ इस तरह से। एक पहले बंद में एक शब्द आएगा तमद्दुन, उर्दू का तमद्दुन शब्द है, इसका मानी है संस्कृति, कल्चर। कि हजारों बार लुटकर भी नहीं तिल भर कमी आई, हजारों बार लुटकर भी नहीं तिल भर कमी आई, नहीं खूटा तमद्दुन का खजाना इस तिजोरी से, और शकों हूणों से मुगलों से लिया था बारहा लोहा, कि 17 मर्तबा जीता किया चौहान गोरी से। कि जहां को जीतने वाले सिकंदर से जो टकराया, जहां को जीतने वाले सिकंदर से जो टकराया, उसी पोरस के वंशज आज हिम्मत हार बैठे हैं। समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर माजरा क्या है। माजरा क्या है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कभी हम रहनुमा थे, कभी हम रहनुमा थे, राह दिखलाते थे दुनिया को, हमारे लाम पर सजदे किए थे रह गुजारों ने, वो चले थे काफिले जब भी कभी तहजीब के यहाँ से, झुकाया था अदब से सर मुकद्दस को सारों ने, और रवानी हमसे सीखी थी फलक के चांद तारों ने, हमें चलता देखकर चलना सीखे थे ये, रवानी हमसे सीखी थी फलक के चांद तारों ने, वही हम आज खुद भूले हुए रफ्तार बैठे हैं। समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर माजरा क्या है। अरे वाह। और एक बंद की, हमारा मूल नारा था कभी सत्यम में जयते, हमारा मूल नारा था कभी सत्यम में जयते, मगर अब झूठ के बूते पे कारोबार चलता है, और करें कैसे भला अब आजमाइश सत्यनिष्ठा की, कि विश्वामित्र को जब आज का हरिश्चंद्र चलता है, कि सदाकत पे फना होना सिखाया हमने दुनिया को, सच्चाई के लिए मर मिट जाना हमने पूरे विश्व को सिखाया, सदाकत पे फना होना सिखाया हमने दुनिया को, वही हम आज झूठों के बने सरदार बैठे हैं। समझ में कुछ नहीं आता क्या आखिर माजरा क्या है। वतन ही की इबादत को दिया था नाम पूजा का, वतन ही की इबादत को दिया था नाम पूजा का, हमी ने बाजुए कातिल की ताकत आजमाई थी, और मिली थी हमको आजादी इसी एहसास के दम पर, सजीले नौजवानों की शहादत रंग लाई थी, कि वतन के वास्ते मरना सिखाया हमने दुनिया को। देश क्या है, नेशन क्या है, ये कंसेप्ट इस देश की धरती से चला, और आज जो स्थिति है कि वतन के वास्ते मरना सिखाया हमने दुनिया को, वही हम दर्जे अव्वल के बने गद्दार बैठे हैं। समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर माजरा क्या है। काफी लंबी कविता है, बहुत सारे बंद हैं, कुछ चुनिंदा। नहीं, लेकिन सारे बंद बहुत अच्छे हैं यार, आप एक आध बंद और सुनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एक था कि सुलगते मुल्क के शोलों पे क्यों चलती सियासत है, जैसे अपने जो जसनाती संप्रदाय के जो साधक हैं, अग्नि नृत्य नहीं करते। हाँ, क्या हमें नहीं लगता कि आज हमारे देश की राजनीति वही अग्नि नृत्य कर रही है। तो सुलगते मुल्क के शोलों पे क्यों चलती सियासत है, अहिंसा का अमर संदेश इतना बेअसर क्यों है, और भला क्यों चीखती है आज बेबस रूह गौतम की,
दरा महावीर गांधी की लहू से तरबतर क्यों है, बहुत और जमाने भर को सिखलाया था हमने चैन से रहना, जमाने भर को सिखलाया था हमने चैन से रहना, अमन के वास्ते हम आज खुद बेजार बैठे हैं। अरे समझ में वाह कुछ वाह नहीं है। वाह, बहुत अच्छी, बहुत बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अभी जो चर्चा आई थी परंपरा की, खासतौर पे चारण साहित्य की जो विरासत है, बहुत पहले एक गजल लिखी थी, उस गजल के एक दो शेर जो है वो बड़े मौजू हैं, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा। शायद। मतलब कुछ इस तरह से कि अमीरों से शुरू होकर फकीरों तक चला आया। उर्दू अदब का सिलसिला अमीर खुसरो से शुरू होता है, बिल्कुल। एक सिंबॉलिक, अमीरों से शुरू होकर फकीरों तक चला आया, अदब का सिलसिला हमसे दबीरों तक चला आया। वाह वाह वाह। अमीरों से शुरू होकर फकीरों तक चला आया, अदब का सिलसिला हमसे दबीरों तक चला आया, और विरासत में मिला मुझको सलीका साफ गोई का, विरासत में मिला मुझको सलीका साफ गोई का, वही अंदाज अब मेरे जहीरों तक चला आया, वही अंदाज अब मेरे जहीरों तक चला आया। और भले त्रेता में ये रीतें फकत रघुवंशियों तक थी, भले त्रेता में ये रीतें फकत रघुवंशियों तक थी, मगर द्वापर में वो जौहर अहीरों तक चला आया, ओबीसी तक। भले त्रेता में ये रीतें फकत रघुवंशियों तक थी, मगर द्वापर में वो जौहर अहीरों तक चला आया। और अनल हक का अमर उद्घोष, अहम ब्रह्माष्टमी, अनल हक का अमर उद्घोष जो मंसूर से चलकर सुनो साधो ये अफसाना कबीरों तक चला आया, सुनो साधो ये अफसाना कबीरों तक चला आया। और हम उस पागल जहाजी का सदा उपकार मानेंगे, फिर वो चाहे कोलंबस हो या वास्को डिगामा, हम उस पागल जहाजी का सदा उपकार मानेंगे जो पहली मर्तबा सूने जजीरों तक चला आया, जो पहली मर्तबा सूने जजीरों तक चला आया। और मोहब्बत का जुनू मजनू मही वालों के किस्सों से, मोहब्बत का जुनू मजनू मही वालों के किस्सों से न जाने कितने रांझों और हीरों तक चला आया, न जाने कितने रांझों और हीरों तक चला आया। और आखिरी शेर बतौर खास समाप्त फरमाएं कि अजब है ए मेरे मालिक तेरे अवतार का फन भी। हमारे यहाँ अवतारवाद की जो अवधारणा है, उसमें भगवान विष्णु के जो 24 अवतार हैं, उनमें एक अवतार जो है वो वामन अवतार है, भगवान का वामन स्वरूप है, और दूसरा जो है विराट स्वरूप ही है, उसी में है। अजब है ए मेरे मालिक तेरे अवतार का फन भी, चतुर्भुज रूप वामन से कसीरों तक चला आया। अजब है ए मेरे मालिक तेरे अवतार का फन भी, चतुर्भुज रूप वामन से कशीरों तक चला आया, अमीरों से शुरू होकर फकीरों तक चला आया, अदब का सिलसिला हमसे दबीरों तक चला आया। शुक्रिया। बहुत शानदार, बहुत शानदार। राजेश जी, एक बात मेरे जो है जहन में आती है आपकी रचनाओं को सुनकर के, कि आपका जितना अधिकार अच्छा हिंदी पर है, उतना अधिकार आपका उर्दू पर भी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप में ये उर्दू के संस्कार कहाँ से है? आपकी भाषा में जो उर्दू के शब्द आते हैं वो इतने सहज रूप से आते हैं, चाहे वो गजल में आए हों, चाहे वो नज्म में आए प्रेम भाई, हों। पूरी ईमानदारी के साथ ये बात मैं कई साक्षात्कार में जिक्र कर चुका हूँ। यहाँ भी मैं कहना चाहूंगा कि मुझे उर्दू का अलीफ बेते भी नहीं आता, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। मैंने केवल अभ्यास से इस भाषा को जो है पढ़ा, समझा और सीखा है। बहुत पहले स्कूल लाइफ में बता रहा हूँ, मैं जब 6ठी क्लास का विद्यार्थी था, तो हमारे स्कूल की एक सालाना मैगजीन छपती थी अंजलि नाम से। स्कूल मैगजीन्स का सिलसिला, कॉलेज मैगजीन का सिलसिला मेरा ख्याल है इन दिनों में लगभग बंद सा हो गया है। एक वक्त था कि लगभग हर स्कूल, हर कॉलेज से एक पत्रिका जो है छपा करती थी उन दिनों में, और ये क्रिएटिविटी का एक बड़ा जरिया था। तो मुझे उस पत्रिका के कुछ 1-2 अंक जो है कहीं से मिल गए। 6ठी क्लास की बात बता रहा हूँ। मैंने उसको पढ़ा, बहुत अच्छी लगी। तो हमारे गुरुजी थे रामनिवास जी सोनी, वो खुद अच्छे कवि भी थे, वो उसके संपादक हुआ करते थे। तो उसमें एक जैसे आर्टिकल कहीं खत्म हो गया, तो उसके बाद नया आर्टिकल नए पेज से शुरू होता है। हरीश भाई जानते हैं इस बात को, प्रकाशन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। तो वो जो जगह बच जाती है, उस बची हुई जगह में कुछ जो है वो सार्थक चीजें छापी जाएं, इस लिहाज से वहाँ कुछ फिलर्स के तौर पे संस्कृत के श्लोक, हिंदी के दोहे, उर्दू के शेर, ऐसे उसमें जगह जगह दिए हुए थे, राजस्थानी के दोहे वगैरह। तो मुझे उसमें जो उर्दू के शेर जो है, बड़ी आसान शब्दावली और अलग तरह का चयन था उनका। एक 6ठी क्लास का विद्यार्थी भी उसको लगभग समझ सके, इस तरह का। तो मुझे ये भाषा जो है वो बहुत पसंद आई। तो मैंने अपनी एक छोटी सी डायरी में, एक कॉपी में उसको जो है उन अशार को मैंने उतारा। अब अर्थ जो है वो
आधे समझ में आए, आधे नहीं आए, कईयों में 10-20% समझ में आया, 80% समझ में नहीं आए, लेकिन मैं उतारता गया। और फिर इधर-उधर से जब अर्थ मालूम किया तो और आनंद आया कि बढ़िया चीज़ है। यूँ करते-करते जब मैं 10वीं 11वीं का विद्यार्थी था, तब तक मेरे पास कम से कम जो है वो 800-1000 अशआर का कलेक्शन हो गया था। अरे! हाँ, हाँ, बिल्कुल। हुँ। और इसी कलेक्शन में से लोगों को पढ़ते-पढ़ते जो है थोड़ा बहुत लिखने का जो है सलीका आता गया और फिर शुरुआत हुई। बहुत अच्छे, क्योंकि आपके रचनाओं के अंदर ये सुनने को मिला। अब मैं ये चाहता हूँ कि आपसे कुछ मुक्तक भी सुन लिए जाए महाभारत बनाम आज के भारत से। हाँ, महाभारत बनाम आज का भारत में दरअसल प्रसंग महाभारत के हैं, पात्र महाभारत के हैं और संदर्भ वर्तमान के हैं। इस तरह अरे के वाह! कुछ मुक्तक वाह, हैं। वाह, वाह, वाह! ये तो नया प्रयोग है यार। हाँ, बिल्कुल अलग तरह का प्रयोग है। हुँ, बिल्कुल। जैसे एक मुक्तक उसमें हुआ कि आज फिर कालिख दिशाओं पर लगी है, हुँ, आज फिर कालिख दिशाओं पर लगी है और पर्वतों की आग पाँवों पर लगी है, हुँ, कि हम्म, देख कर सब कुछ पितामह मौन क्यों हैं, द्रौपदी फिर राजदाओं पर लगी है, क्या द्रौपदी फिर बहुत राजदाओं पर लगी है। बहुत सही कहा। और एक मुक्तक की हर दिशा की कोर में कोहरा घना है, हुँ, हर दिशा की कोर में कोहरा घना है और आहत वारणावर तनमना है, हुँ, हर दिशा की कोर में कोहरा घना है और आहत वारणावर तनमना है, हुँ, पांडवों का बस निकलना है असंभव, हुँ। जब समूचा देश लाक्षागृह बना है, जब अरे वाह, समूचा वाह, देश वाह, वाह! लाक्षागृह बना वाह, है। एक वाह, बड़े वाह, प्रतीक वाह! के रूप में हाँ, बिल्कुल है। समूचा देश लाक्षागृह बना है। बहुत अच्छे। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर एक मुक्तक कि सीखने के नाम पर बस रट रहे हैं। हुँ। मेघालय पूरी तरह से सक्सेस है यहाँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल सीखने के सही है। नाम पर बस हाँ, रट रहे हैं और सत्य अन्वेषी दिनों-दिन घट रहे हैं। हम्म हाँ। सीखने के नाम पर बस रट रहे हैं, सत्य अन्वेषी दिनों-दिन घट रहे हैं, कि पार्थ का पथ तो हुआ निष्कंठ लेकिन एकलव्यों के अंगूठे कट रहे हैं, अरे वाह, एकलव्य वाह, के वाह, अंगूठे वाह! कट रहे हैं। इस तरह से करके वो लगभग जो है वो राजेश 100 जी, सवा 100 बहुत नई बात थी मुक्तक। कि हर मुक्तक में वर्तमान संदर्भ को जोड़ते हुए महाभारत को के संदर्भ हाँ, हाँ, लेकर के बिल्कुल, आना, बिल्कुल। ये बिल्कुल, इसकी बिल्कुल, नई बिल्कुल। विशेषता है। इसलिए इसका शीर्षक बहुत उपयुक्त जान पड़ता है, महाभारत बनाम आज का भारत। आज का भारत, बिल्कुल। बहुत सही कहा आपने। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि सदन की राय में जो आपका भाषण संग्रह है, वो भाषण आपने कहाँ दिए? नहीं, वो दरअसल क्या है, एक विचार आया हुँ, कि जो वाद-विवाद प्रतियोगिताएँ होती हैं, हुँ। उनमें जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, हाँ, हाँ। उनको मदद मिले, हुँ, कुछ एक ऐसा वैचारिक धरातल उनको मिले। हुँ, तो कुछ विषय विभिन्न प्रतियोगिताओं के जहाँ मैं बतौर जज उसमें रहा, निर्णायक रहा। कइयों में मैं हुँ, जो है वो मुख्य अतिथि के तौर पे गया या मैंने अध्यक्षता की कार्यक्रम की। ऐसे हुँ, कुछ विषय जो ज़हन में रह गए, बहुत मौजूद करंट जो विषय थे, हुँ, उन हुँ। पर मैंने लिखा। और उन अच्छा। पर लिख कर के जो है कोशिश ये है कि अगर ये चीज़ें छप जाती हैं तो अ, वक्तृत्व कला क्या है? किस तरह हुँ, से एक अच्छा वक्ता बना जा सकता है? एक अच्छे वक्ता के लिए क्या शर्तें होती हैं? ये कुछ हुँ। चीज़ें उसमें भूमिका के तौर पर हों। और बाद में फिर अलग-अलग मौज़ूआत पर पक्ष और विपक्ष में विचार। हाँ, हाँ, हाँ। एक अलग तरह का विचार ये आया हुँ, बरसों पहले और तब हुँ, से कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, कुछ चीज़ें अभी रिसेंटली लिखी हुँ, हुँ। और इस तरह से ये एक किताब का मौज़ू तैयार हो गया। बहुत ये बहुत किताब बढ़िया मेरी हुआ। हाँ। एक संस्मरण भी मैं लिख रहा हूँ कि जो ये कार्यक्रम जो मैंने अब तक अटेंड किए, खास तौर पे जो मुशायरे और कवि सम्मेलन, हुँ, हुँ, उनमें पिछले 40 सालों में देश भर में भटके हैं, कहाँ-कहाँ, किन-किन हुँ, लोगों से मिलना हुआ, किन-किन जगहों पे गए, क्या-क्या विशेष घटनाएँ घटित हुई मंच हुँ, पर हुँ, या मंच के बाहर, इधर-उधर। हुँ, तो ये हुँ। तमाम चीज़ें जो है उसमें मैंने संजोई है, हाँ, 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 हाँ। कलेक्शन तैयार नहीं हो तो रहा है। संस्मरण भी बहुत बहुत ज़रूरी हाँ, चीज़ हाँ, होती बिल्कुल। है। और एक जगह पर मैंने पढ़ा था कि अब तक जो लिखा वो सब व्यर्थ और जो न लिखा कितना बड़ा अनर्थ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए बिल्कुल आप ठीक बात। अपने आप को खारिज करते रहें और आगे लिखते चले जाएँ। बस, 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 भाई सार्थकता इसी में। ये तो ना कि यूं तो दीवान पे दीवान छप गए, लेकिन लिखना चाहे नया कलाम तो तो किताब किताब पढ़ें। पढ़ें। तो यही यही जो है नहीं, यही इसी गज़ल के साथ मैं चाहूँगा कि हम कार्यक्रम का समापन करें। प्रेम भाई से नहीं हम नहीं, निश्चित आज रूप से आज करेंगे। आज आज जो है बस राजेश जी, आज आज तो आप ही के वार्ता से संदर्भित हैं हम लोग, फिर कभी होंगे। और हरीश जी, बहुत अच्छा लगा कि आपने विद्रोही जी के रचना संसार पर अपनी बात कही और आपने बहुत सारी चीजें ऐसी निकाल करके रखी जो अमूमन किसी की दृष्टि में आते नहीं हैं।
वो आपने राजेश जी के बारे में बताया। और राजेश जी, आपका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने रचना संसार से हम लोगों को जोड़ा, और जो रचना संसार में चाहता था कि श्रोताओं तक पहुंचे, क्योंकि बहुत लंबे समय से अच्छी कविताओं का मंच पर थोड़ा जो है स्थान जो है रिक्त होता जा रहा था। तो और कोरोना काल की ये विशेषता रही कि हम लोग सब जो है आजकल यूट्यूब के माध्यम से ही जुड़ते हैं। तो यूट्यूब चैनल पर हमने सोचा था क्रिटिक्स ऑफ क्रिएटिविटी ये कोरोना काल का ही परिणाम है। जी बिल्कुल, कुछ उपलब्धियां भी हैं। हाँ, ये जो है ये उपलब्धि रही कि मैं किसी से बात करने के लिए परेशान नहीं हुआ और मैं इस माध्यम से लोगों तक जुड़ता रहा, और उस समय से लगा करके अब तक मैंने न जाने कितने लोगों से मिलकर के बात की। तो ये इस पीरियड का सबसे अच्छा प्रतिफल रहा। तो मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ राजेश जी, आप हमारे बीच में आए और हमने उस कालखंड को जिया जो कालखंड मेरी शुरुआत का भी था आपके साथ में, और आज तक जो जुड़ा हुआ है उस सारे वर्तमान और जो है अपने पुराने जो है उस यात्रा वृतांत को हम लोगों ने आज जिया। और हरीश जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छा लगा, और आपके पीछे की तरफ पुस्तकों को देख करके मन खुश हो गया। जी। मैं ये चाहता हूँ कि ये क्रम लगातार जारी रहे, और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ क्रिटिक्स ऑफ क्रिएटिविटी से कि आप लोग हमारे साथ जुड़े। और इस बात के साथ ही मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।